सो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा पहला वीडियो है। तो आज मतलब वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन तब भी मैंने बहुत मेहनत की है यार, सच में बहुत मेहनत की है। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और या फिर कोई मिस्टेक होंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा टिश्यू है ना। आज हम टिश्यू में सिर्फ प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू से शुरुआत करते हैं। तो प्लांट्स टिश्यू, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब बड़ा सिंपल सेंटेंस यार, प्लांट्स तो हिलते नहीं है, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते प्लेस टू प्लेस से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखो, मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब प्लांट टिश्यू में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू डेड होते हैं, ठीक है, डेड होते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट देना पड़ता है, स्ट्रेंथ देनी पड़ती है प्लांट को, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस का यही मतलब है, ठीक है। द नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन। इसका मतलब है कि कुछ ही रीजन में प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जैसे कि स्टेम, रूट्स, लीफ, ब्रांचेस, आपको पता है। सो प्लांट्स हैव टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई अब वो कह रहे हैं कि जब जहाँ ग्रोथ होती है तो वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है which divide and help in the growth and permanent tissue which do not divide। इसका मतलब ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं। इसका मेन पॉइंट लिख लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो सकते हैं, और वो मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं भाई, किसकी मदद करते हैं, परमानेंट टिश्यू की मदद करते हैं, विच डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू का एक पॉइंट लिख लो कि वो डिवाइड हो नहीं सकते, ठीक है। परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ठीक है, विच डू नॉट डिवाइड, ठीक है। मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसको आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। तो प्लांट टिश्यू में देखो, आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है भाई। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के देखो, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। क्या क्या है भाई, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। परमानेंट टिश्यू में देखिए भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये तीन ही है, खत्म। और परमानेंट टिश्यू में देखिए, सिंपल के तीन प्रकार है, सिंपल के तीन सब डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। क्या क्या है भाई, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ठीक है। अब सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स है, वो भी परमानेंट टिश्यू का ही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में देखो क्या क्या है, जाइलम एंड फोलेम, ये दो ही है। मतलब ये आपको ये डायग्राम अगर लर्न हो गई भाई, तो आपको मेन ये पता चल रहा है कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज तो हम जाइलम फोलेम नहीं सीखने वाले, क्योंकि इसी में हमारा बहुत सारा टाइम जाने वाला है। तो भाई अगले लेक्चर में हम जरूर पढ़ेंगे जाइलम एंड फोलेम एंड एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो इतना आज देख लेते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने वाला है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो क्या क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट लाइक टिप्स एंड स्टेम। अब मैंने जैसे आपको बताया था यार पहले, इसमें हमने देखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग रीजन में ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट, टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। मैंने बताया था आपको। उसमें और लिखिए, दे डिवाइड कंटिन्यूसली। अब मैंने बोला था यार, परमानेंट टिश्यू तो हो नहीं सकते था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसकी मदद करते हैं, परमानेंट टिश्यू की। अब मेरिस्टेमेटिक अब डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते, कंटिन्यूसली। अब उसको प्लांट को भी ग्रो होना है यार, बड़े से ट्री में बढ़ना है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होते हैं, कंटिन्यूसली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इतना समझ में आया। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिच इन साइटोप्लाज्म विथ नो वैक्यूलोस। अब भाई एक क्वेश्चन आ गया यार, वैक्यूलोस क्यों नहीं होता, हमने पढ़ा है सेल में तो वैक्यूलोस होता है, क्यों, क्योंकि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, उसका मेन फंक्शन ही है यार स्टोरेज ऑफ फूड। तो फिर यार इसमें क्यों नहीं है भाई, दिमाग लगा भाई, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो सब डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई भी हो सकता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड भी हो सकता है, इसलिए वो हो नहीं सकते। तो इसका आंसर यही है कि उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिलता है
फूड का, इसलिए वो वैक्यूलस नहीं होते इसमें, ठीक है। स्मॉलर इन साइज देयर सेल वॉल इज वेरी थिन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। स्मॉलर इन साइज है भाई, अब कौन से स्मॉलर कितना छोटा है, परमानेंट कितना छोटा है, कितना साइज तो पता नहीं हमको, क्या करेंगे हम। ऐसा बात बोल सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है, पैरेंकाइमस कोलोनकाइमा, तो उनसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोटा है, मतलब स्मॉल है, ठीक है। तो दूसरा ये देखिए, देयर सेल वॉल इज वेरी थिन। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि उसकी सेल वॉल इतनी थिन क्यों है, थिक क्यों नहीं, ये बता सकता है, ठीक है। सोचो सोचो, मिल जाएगा आंसर, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी जो सेल वॉल होती है वो ठीक होती तो यार उनको ज़्यादा बर्डन होता, मतलब कोई काम, उनको क्या काम है यार, मतलब डिवाइड का काम है, उनको ज़्यादा बर्डन हो सकता था, ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन है वो थिक वॉल, मतलब वो उसका डिवाइड ही करना है, तो वो थिन वॉल से क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। इसका आंसर यही है कि अननेसेसरी बर्डन हो सकता है थिक वॉल से। तो ऐसा मतलब क्वेश्चन तैयार करो यार, बड़ा मजा आता है यार इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अपेक्सल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने वाला है। तो हमारा पहला हो चुका है, कौन सा वाला, पहला नहीं, यही पहला है, क्या है तुम, मेरिस्टेमेटिक हो चुका है। मेरिस्टेमेटिक में देखो क्या क्या है, अपेक्सल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Apical meristematic tissue are present in these tips of stem and roots। भाई अब देखो, अब शुरू होती है मजा, ठीक है। अब अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो कि अब प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, टिप्स, ध्यान से देखना, टिप्स एंड स्टेम में। क्या क्या होती है, टिप्स एंड स्टेम में। टिप्स आपको सबका पता है, स्टेम भी आपको पता है, एंड रूट्स में। कहाँ रहते हैं, रूट्स में। अब भाई यार इसमें क्या कॉमन है, मतलब अब ये इसका फंक्शन भी अलग होगा, है ना, इसका फंक्शन भी अलग होता है यार। मतलब 3 टाइप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो भी ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसका भी काम होगा ग्रोइंग रीजन का। देखिए यार कौन सी ग्रोइंग रीजन, विड में भी हो सकती है, लेंथ में भी हो सकती है, कौन सी ग्रोइंग रीजन में काम होता है यार ये, ठीक है। देखते हैं, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ब्रैकेट ग्रोथ इन लेंथ में। भाई ग्रोथ इन लेंथ में काम आता है ये, ग्रोथ इन लेंथ में प्रेजेंट इन टिप्स, टिप्स को बढ़ाता है, प्लांट्स को बढ़ा होगा, स्टेम बढ़ा सकता है लेंथ में, ठीक है, लेंथ में, विड में नहीं, स्टेम में बढ़ा होगा, एंड रूट्स में भी। अब रूट्स पानी के सर्च में जाएंगे जरूर, है ना, तो ठीक है, वाटर के सर्च में जाएंगे, अंडर रूट्स भी बड़े होंगे, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इतना याद रखना, अपेकल ऑलवेज ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है। अपेकल ऑलवेज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ, लेंथ याद रखना, अपेकल और लेंथ का कनेक्शन ही है भाई, ठीक है। और दूसरा देखो, इन रूट्स अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेम इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। अब भाई अब हमने देखा कि ग्रोथ टिप्स, स्टेम एंड रूट्स में हेल्प होता है, तो भाई अब रूट्स में क्या होता है यार, वो जमीन के अंदर है, उसको मतलब परेशानी होगी यार। और ये हमको इतना पता है कि जो अपेकल मेरिस्टेम है ना, वो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ऐसा डेलिकेट होता है, इसलिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होती है, उसको कहते हैं हम रूट कैप। भाई क्या कहते हैं हम, रूट कैप, क्या कहते हैं, रूट कैप। ये याद रखना यार, मतलब अपेकल लेंथ के लिए होता है और रूट में उसका रूट कैप होता है, ठीक है। हम देखेंगे वाले, रुको, ये देखो, हम सबसे पहले टिप देखने वाले। टिप में आप ये देखो, ये प्लांट की टिप्स है, ये देखो यहाँ से बढ़ने वाले, ये बाद में पढ़ेंगे हम ये क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेलिकेट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ से वो टिप्स बढ़ती है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम सेंटर, राइबोसोम, पेरेंटोम, लिफ, ये न्यू लिप्स है, ठीक है। लेटरल, अब मैं डायग्राम दूसरी दिखाने पड़ेंगे क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हाँ, हमने जैसे बात की थी, हमने रूट की बात की थी, रूट कैप की। अब ये देखो यार, अब मैंने सिंपल डायग्राम निकाली अपेकल मेरिस्टेम की, देखो यहाँ अपेकल मेरिस्टेम यहाँ है, और ये जो आउटर मोस्ट कवर दिख रहा है, ये रूट कैप है, ये प्रोटेक्टिव कवर है, ठीक है। ये रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपेकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट, क्योंकि वो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, डेलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए रूट कैप है, ठीक है, रूट कैप है, बाद में देखते हैं हम। अब आगे वाला इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लैटरल टिश्यू आ गया हम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, कोई ना।
तो देखिए पहला पॉइंट देखो, आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब देखो भाई, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने मैंने बोला था एक लेंथ में, तो लेंथ हो गया, अब रीड में आ गया, विड में है, ठीक है। आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। अब कैसा बताऊँ, ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आपको मतलब जो साइड्स पता है ना आपको, एक साइड सब गोल होता है और गोल के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका काम भी देखेंगे हम, देखेंगे, ठीक है। they help to increase the girth of the stem and root। भाई अब इसमें बताया गया है कि they help in the increase of girth of stem and root। अब ये root and stem में जहाँ प्रेजेंट होता है ना, अब स्टेम में जहाँ जो आजू बाजू में प्रेजेंट होता है, अंडर का मटेरियल छोड़ के जो आउटर जो कवर होती है उसमें जहाँ प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आउटर मतलब इनर की साइड में होता है, वो वहाँ से बढ़ता है, ठीक है, वहाँ से बढ़ता है। अब सीधा बढ़ने वाला लैटरल लेंथ वाइज है ना। अब इसका क्या होगा कि अब जो डिवाइड होगा ना, डिवाइडेशन होगा ना, वो अंदर की तरफ भेजेगा, अंदर की तरफ मतलब उससे बड़ा बड़ा होते जाएगा ना, वो ऐसे गिरते में बड़ा होगा, ठीक है, गिरते में बड़ा होगा। रूट्स की भी वही बात है, ठीक है, रूट्स का भी वही है, ठीक है। तो डायग्राम ऑफ लैटरल शायद मैंने डाला नहीं है, शायद डाला नहीं मैंने, ठीक है, मिला नहीं अच्छे से डायग्राम, वो सिंपल वाली, ठीक है। मैं आगे इसमें बता दूंगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो लैटरल बस इतना ही था कि उसका यही फंक्शन है कि वो गिर्थ में बढ़ा सकता है, ठीक है। अब आगे देखो हम पढ़ने वाले हैं इंटरकैलरी टिश्यू। भाई इंटरकैलरी टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लास्ट स्टेप, ठीक है। इंटरकैलरी टिश्यू याद रखना, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा भाई बताओ एक बार, ठीक है, रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स बना के रखो यार, बहुत काम में आती है, मैंने ये खुद पूरे लेसन की नोट्स बनाई है मैंने, ठीक है। तो लैटरल किस काम क्या आता है, अपेकल किस काम क्या आता है, अपेकल किस काम क्या आता है भाई लेंथ वाइज में। रूट में क्या होता है, रूट कैप होती है, और लैटरल में क्या होता है, गिर्थ वेज बढ़ती है, क्या, रूट एंड स्टेम गिर्थ वेज बढ़ती है, ठीक है। तो इंटरकैलरी टिश्यू का क्या फंक्शन है देखते हैं। आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, बेस आपको पता है, लीव्स का बेस नीचे का पोर्शन, एंड इंटरनोड्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दिस पार्ट्स। अब आपको पता ही होगा कि नोड्स क्या है, इंटरनोड्स क्या है, मतलब कि आपने देखा होगा कि कौन से भी मतलब प्लांट्स में जाओ वहाँ कुछ सोलन हुआ पार्ट आता है, ठीक है। मतलब आपको दिखाऊंगा, रुको मैं जरा अभी इसमें दिखाता हूँ, मैंने इमेजेस ली है उसकी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस चाहिए थे शायद, हाँ ब्रांचेस चाहिए थे, ब्रानोड्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू ब्रांचेस, ओके। मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो इंटरनोड्स क्या होता है। इंटरनोड्स देखो ये क्या है, ये सोलन हुआ पार्ट होता है, इसमें परफेक्टली दिखता है, प्लांट्स में अलग होता है, जहाँ से न्यू ब्रांच निकलती है, देखो यहाँ से न्यू ब्रांच निकल से ऐसा टाइप होता है थोड़ा सा, वहाँ से न्यू ब्रांच निकलती है, उसको इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है, वहाँ इंटरनोड्स कहते हैं। इंटरकैलरी टिश्यू का यही फंक्शन है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखो पॉइंट्स क्या क्या है, नोट कर लो, बहुत काम आएंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट देखो, अपिका मेरिस्टेम सीक्रेट्स अ हार्मोन नेम ऑक्सिन, ठीक है। अब जो अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अपिका मेरिस्टेम सीक्रेट्स अ हार्मोन, वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सिन मूव्स टू लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम। अब ये ऑक्सिन जो क्या हार्मोन है, वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ, स्टेम पोर्शन ऑफ स्टेम के पास जाएगा, एंड एक्ट्स ऑन द नूडल टिश्यू। अब मैंने जैसे बताया आपको नूडल्स का कि जहाँ जो सोलम पार्ट होता है वहाँ नूडल्स होते हैं, नूडल टिश्यू इट सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। अब इसमें क्या आता है, वो जो एक्टिविटी नूड्स की न्यू ब्रांचेस फॉर्म करने की, अब उसको काट डालेगा या फिर उसको रोकेगा, मतलब उसको स्टॉप करेगा, उस प्रोसेस को स्टॉप करेगा। अब व्हेन यू कट द अपेक्स ऑक्सिन सिंथेसिस स्टॉप्स। अब जो आप अगर भाई हमने कैसे पढ़ा कि अपाइकल कहाँ रहता है, अपाइकल सीक्रेट्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन सा, ऑक्सिन नाम का। अगर हमने अपिका को ही काट डाला, अपिका को ही काट डाला, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही काट डाला, तो भाई वो हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सिन नाम का, कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, नहीं होगा। और नहीं होने के बाद
व्हेन यू कट द अपेक्स ऑक्सीजन सिंथेसिस स्टॉप, मतलब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, it will not come down and no more suppresses the nodal meristem, so new branches can develop from nodes. अब जैसे हमने पढ़ा था कि nodes न्यू ब्रांचेस डेवलप करता है, तो अब इसका ये हार्मोनी सीक्रेट नहीं होगा तो भाई उसको स्टॉप कौन करेगा, कौन करेगा? अब जैसे हमने पढ़ा है कि अपेकल कहाँ से होता है, लेंथ वाइज टिप में भी होता है ना, टिप में भी होता है प्रेजेंट, तो वो अब लेंथ वाइज बढ़ना है तो अगर जब नीचे का प्रोटीन ऊपर जा रहा है, अब ऊपर में ब्रांचेस भी होंगे, उनको भी सपोर्ट देना होगा, तो अगर ये सीक्रेट हार्मोन है, हार्मोन में अगर ब्रांचेस को उस नोड्स को भी पैक कर दिया तो प्रोटीन कहाँ जाएगा? अपाइकल के पास, अपाइकल के पास जाएगा तो वो जल्दी से बड़ा होगा। अगर हमने इसको काट दिया तो भाई वो हार्मोन ऑक्सिन नाम का प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो रुकेगा कैसे, रोकेगा कैसे? तो भाई नई ब्रांचेस का आएगी कहाँ से, है ना, मतलब कि वो रोकेगा नहीं तो नई ब्रांचेस आएगी, ठीक है। तो कम डाउन एंड नो मोर सफरेंस नोडल मेरिस्टेम में आल्सो न्यू ब्रांचेस कैन डेवलप फ्रॉम नोड्स। अब जो नोड्स है तो वो नई ब्रांचेस प्रोड्यूस कर सकता है। हमने अपेकल को काट दिया और न्यू जो नोड्स है ना वो नई ब्रांचेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका सिंपल ही मतलब है, ठीक है। आपका आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन होगा, थोड़ी देर में होगा जरूर, ठीक है। तो अगला देखते हैं परमानेंट टिश्यू। अब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो चुका है, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल हो गया। अपाइकल में क्या होता है, लेंथ वाइज, उसमें क्या होता है, रूट में रूट कैप होती है। अब कौन सा होता है, लैटरल, लैटरल में क्या होता है, गिरत वाइज बढ़ती है। गिरत वाइज अपने नोट्स तैयार करो यार, नोट्स बहुत काम आती है, मुझे भी नहीं लगता था, मैं भी बनाता नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला नहीं भाई नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार, एग्जाम के टाइम में बहुत मदद करती है, ठीक है। तो देखिए लैटरल गिरत वाइज बढ़ता है, और जो इंटरकैलरी होता है वो ल्यूज के बेस में और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने पॉइंट्स भी देखे ऑक्सीजन का क्या क्या है कहाँ, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू की बारी आती है। परमानेंट टिश्यू में देखो पहला पॉइंट, परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू है ना यार, परमानेंट टिश्यू मैंने सबसे पहले बताया था भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो सकते हैं और परमानेंट टिश्यू नहीं हो सकते भाई, परमानेंट टिश्यू नहीं हो सकते। तो हमें पता है, अब इसमें क्या बताया गया है कि परमानेंट टिश्यू आर फाउंड, मतलब जो परमानेंट टिश्यू है ना वो मिलते कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। हाँ, सिंपल यही मीनिंग है इसका। They do not divide and have permanent shape and size. परमानेंट टिश्यू के पॉइंट से एक कॉलम बना के लिख लो, काम आएगा आपको। They do not divide, वो डिवाइड कर नहीं सकते, वैसे मैंने बताया है। एंड हेल्प एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, उसका वो परमानेंट शेप भी है और साइज भी परमानेंट ही है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू नाम है उसका, ठीक है। They differentiate into different type of permanent tissue, वो बहुत सारे डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, आगे बढ़ेंगे रुको, डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हम पढ़ेंगे, रुको। देखो कौन से हैं। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दो मेन टाइप के परमानेंट टिश्यू कौन से देखो, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपको ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, जो मैंने बनाई थी, तो आपने देखा, जरूर गौर किया होगा कि उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू था और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। अगर नहीं होगा तो एक बार हमारे नोट्स या फिर वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, तो एक बार देख लेना, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखने वाले हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, प्लांट टिश्यू एकदम, मतलब ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन बस पढ़ाई और फोकस की जरूरत है इसमें। आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल पॉइंट है कि वो एक ही सेल से बना होता है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स का, तीन टाइप के होते हैं वो, थ्री टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा,
स्केलेंकाइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेंकाइमा। ये याद रखना कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेंकाइमा। अब ये जो मैंने बताया था डिफ्रेंशिएट, कहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है, हम तो उसको पता चलना चाहिए ना। गिवन शेप एंड साइज, मतलब उसका जो गिवन शेप है, अब हमने पढ़ा कि उसका फिक्स शेप होता है परमानेंट टिश्यू का, शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर फॉर द परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन। अब पर्टिकुलर फंक्शन तो करने वाले हैं तीनों की तीनों, देखने वाले आगे, तो वो उनके शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा देखने वाले, कौन सा देखने वाले भाई, पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा में देखो क्या क्या है। पैरेन्काइमा में फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस, जनरली होते हैं, ठीक है। जनरली मतलब कि जो लूजली पैक्ड सेल होते हैं उनकी मतलब मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब क्या, आपको पता नहीं होगा शायद, मैं बताऊंगा आगे में, उसकी डायग्राम भी दी है शायद मैंने, रुको जरा मैं बताऊंगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस नोट करके मतलब रखना, ठीक है। सम पैरेन्काइमा सेल्स लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब भाई हमको पता है यार, बचपन से पढ़ा गया है, क्लोरोप्लास्ट है भाई, तो फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बना सकता है। तब इसमें क्या है, सम याद रखना, सम पैरेन्काइमा सेल्स लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। भाई क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो प्रिपेयर कर सकता है फूड, क्लोरोप्लास्ट है। सच सेल्स आर फ्लोरेन्काइमा मॉडिफाइड पैरेन्काइमा। अब जो नाम दिया गया है फ्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मुझे भी हुआ था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कवर किया था। होता है कोलेन, फ्लोरेन, ठीक है, मॉडिफाइड विद द पैरेन्काइमा से नाम से वो मॉडिफाइड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, सम पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटी। अब भाई हमने देखा है कहाँ प्रेजेंट होती है, किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में क्या होता है कि लार्ज कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी, अब एयर आया, ठीक है, याद रखना, विच हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। अब भाई अब हमको पता है लार्ज एयर कैविटी है, हेल्प इन द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। भाई तो प्लांट की बात सुनिए यार, प्लांट कौन सा प्लांट होता है यार पानी के ऊपर तैरने वाला, कौन सा प्लांट होता है, अरे यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लोटस, हो गया, लोटस, लोटस होता है, ठीक है। लोटस होता है जो पानी के ऊपर उसकी लीव्स तैरती है, देखा आपने कभी लोटस को देखा होगा कि उसके पानी के ऊपर लीव्स तैरती, मतलब फ्लोट करती है उसके ऊपर, देखो फ्लोट करते हो, क्योंकि सच सेल्स आर कॉल्ड एरियनकाइमा, ठीक है। एयर उसमें भरा है तो इसलिए उसका नाम भी हो गया एरियनकाइमा, ठीक है। एरियनकाइमा हो चुका उसका नाम, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है इसका नाम हो गया क्लोरेन्काइमा, जिसके पास एयर है तो उसका नाम हो गया एरियनकाइमा, ठीक है, खत्म। एपिडर्मिस इज पैरेन्काइमा विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब भाई हम इसके बाद पढ़ने वाले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, क्यों है, कैसे है, सब पढ़ेंगे, रुको। अब एपिडर्मिस पैरेन्काइमा विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, उस पर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, देखते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट देखो, एक पॉइंट है फ्लोरेन्काइमा सेल, उसको ये दिखाया सेल विथ नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेल विथ नो क्लोरोप्लास्ट, सेल विथ, सॉरी नो नहीं, मतलब नो कट होना चाहिए, तो सॉरी यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, विथ क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts are also parenchymatous but do not have much space between the cell, ठीक है यार, ये नो का कुछ तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे इस बार बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी है, लेकिन भाई थोड़ी सी अगली वीडियो में ज़रूर कवर करेगी यार, ये पहला वीडियो है तो होगा, ठीक है, जान दो। हाँ, तो इसमें देखो हम जैसे मैंने बताया था आपको कि वो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है यार। अब ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये व्हाइट पोर्शन एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। और ये जो पिंक पोर्शन दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रही है इसके अंदर की, ये गैप, इसको ही तो कहते हैं यार इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। हाँ सच में, ये जो सेल्स है, ये सेल्स दिख रहा है आपको, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये इंटरसेलुलर, ये मतलब जो सेल के बीच में जो जगह बचती है ना यार, उसको ही तो इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं हम,
ठीक है। अब इंटरसेलुलर स्पेसेस एकदम समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं कोलन कैमा की तरफ। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट देखो कोलन कैमा का। कोलन कैमा इज ऑफ सेलुलोज एंड पिटिन living cells as cytoplasm is present as well as metabolic reaction are taking। अब जो कोलन कैमा है ना भाई, कोलन कैमा, ठीक है, क्लोरीन कैमा कोलन कैमा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोलन कैमा इज ऑफ सेलुलोज एंड पिचिन। जो कोलन कैमा है वो सेलुलोज से बनना होता है और पिटिन से बनना होता है, पिचिन से बनना होता है। लिविंग सेल्स आर साइटोप्लाज्म, लिविंग सेल्स वो लिविंग सेल्स होता है भाई, ये कोलन कैमा एक लिविंग सेल है। इज प्रेजेंट एज वेल एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। लिविंग सेल है तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन भी जरूर होगा, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होता है, ठीक है, कोलन कैमा में। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब हमने देखा है भाई कि वो कोलन कैमा इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस है भाई, मतलब कम जगह है उन सेल्स में नहीं, मतलब लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। द एंड थिकर एट द कॉर्नर्स, थिकर एट द कॉर्नर्स, थिकर्स, आपको थिकर का और थीन में तो फर्क पता ही होगा, है ना। थीन एट, शायद में दिख रहा, थीन और थिकर मीन्स ब्रॉड टाइप, ठीक है। थिकर एट द कॉर्नर, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज इजी बेंडिंग, मतलब दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं उनके जो थिकर की होते हैं भाई, कि दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। दे आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, एंड वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट्स को। अब जैसे वो अलग करते, बड़ा पेड़ को नहीं, लेकिन वो न्यू स्टेम को भी सपोर्ट करते हैं। न्यू स्टेम या फिर टेंडर, अच्छे से बोलने के लिए टेंडर स्टेम भी कह सकते हैं हम उसको, टेंडर स्टेम। और लीफ में पिटियोल आता है, पिटियोल, लीफ को जो अटैच करते हो। रुको मैं अभी बताऊंगा आगे है शायद, ये रुको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेम मतलब न्यू स्टेम या फिर टेंडर स्टेम आया, ठीक है। आपने मेरे से बताया मैंने, लीफ में देखो पिटियोल ऑफ लीफ, पिटियोल ऑफ लीफ में बताता, रुको कुछ क्वेश्चन है देखो। Why thicker at corners हमने देखा है, because in colon कैमा cells the cell walls become thicker at corners, आपको बताया। Due to deposition की वजह से वो thicker हो जाते हैं कॉर्नर्स में, आपको इतना पता है, ठीक है, मैंने बताया। अब मैंने लीव्स में बताया, हमें कुछ इसमें की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये पिटियोल दिख रहा है आपको, ये पिटियोल लीफ और ब्रांच को अटैच करने हुए जो ये पार्ट, इसको ही तो कहते हैं पिटियोल। जो हवा का झोंका है वो पत्तियां हिलती है यार, सॉरी क्या बोलूँ मैं, ठीक है। ये इस पोर्शन को कहते हैं पिटियोल, ठीक है, पिटियोल कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम स्केलन कैमा, ठीक है। स्केलन कैमा में आते हैं, ठीक है। स्केलन कैमा में देखो क्या क्या है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो dead thick walled cells. Walls contain lignin and chemical substance which act like cement। अब भाई हम आते हैं स्केलन कैमा। क्यों? तो स्केलन कैमा क्या है, लॉन्ग नैरो एंड डेड है भाई, डेड। वो लिविंग था इसका पहले वाला, और अब ये डेड है ना। इसके पहले वाला कौन सा था, याद करो भाई, नोट्स तैयार करते हो, देख लो कौन सा था, बोलो कौन सा था। स्केलन कैमा नहीं, देखो कोलन कैमा था भाई, कोलन कैमा था, ठीक है। हमने तो अभी तो पढ़ा था यार, क्लोरीन कैमा, कोलन कैमा, आया यार भाई। ऐसे मतलब अटेंटिव रहा करो यार, मजा आता है इसमें भी, बहुत पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। हमने ये सब कुछ देख लिया है, पिटियोल भी समझ में आएगा आई होप, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ डेड थिक वॉल, वो लिविंग था कोलन कैमा, वो लिविंग सेल का था, ये डेड सेल का है, मतलब डेड सेल कंटेन। अब ये स्केलन कैमा क्या करता है,
लिग्निन केमिकल लिग्निन नाम का केमिकल कंटेन करता है। इसमें लिग्निन का केमिकल सब्सटेंस होता है, वो कंटेन करता है विच एक्ट लाइक सीमेंट, विच एक्ट लाइक सीमेंट। अब सीमेंट आपको पता ही होगा यार, सीमेंट घर हाउस के लिए यूज होता है। सीमेंट प्रोटेक्टिव पर्पज एंड हेल्प हार्डनेस डेम। आप भाई घर बना रहे हैं सीमेंट से, सीमेंट यूज क्यों होता है? हार्डनेस के लिए। भाई इसमें यही काम होता है, मतलब इसको एग्जाम्पल में बताया गया है। लिग्निन एक केमिकल है जो सीमेंट की तरह एक्ट करता है या फिर सीमेंट की तरह होता है। हार्डनेस देता है उस पर्टिकुलर पार्ट को। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट्स पार्ट। ठीक है, मैंने बस बताया अभी स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस टू द प्लांट्स पार्ट। कुछ जहाँ स्कैन का प्रेजेंट होता है वहाँ वो हार्डनेस देता है या फिर स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो आगे क्या देखते हैं? because of lignin there will be not much transport of material throughout their cell wall। अब हमने पढ़ा है भाई कि ये स्कैलेंकामा क्या है? डेड थिक नैरो वॉल्ड है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि बिकॉज ऑफ लिग्निन, जो लिग्निन नाम का जो सब्सटेंस है ना यार, वो सब्सटेंस अब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, अब ज़्यादा मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है जो सेल वॉल की वजह से वो बहुत कम कर देगा या फिर करने नहीं देगा, क्योंकि उसका काम ही है वो हार्डनेस देना। हार्ड है भाई कि उसके वो ट्रांसपोर्ट करने नहीं देगा। देयर विल बी नॉट मच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल वॉल। अब जो सेल वॉल से जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का वो होगा नहीं, क्योंकि वो हार्डनेस है, सीमेंट का तरह काम करता है, सीमेंट की तरह काम करता है। घर में थोड़ी ना वो आर पार करने देता है वो सीमेंट, है ना। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा कुछ बोल दूंगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन भाई आता है मजा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाई दे आर बिकम डेड। अब वो डेड क्यों है? वाई दे आर बिकम डेड क्वेश्चन है यार, सोचना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी तो हमने पढ़ा था क्यों है वो डेड, क्यों है वो डेड। देखो क्यों है वो। दे बिकम डेड एज देयर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज degenerated during maturation। अब हमें इतना पता चल गया कि उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है और ना ही न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस नहीं है। ड्यूरिंग कहाँ से न्यूक्लियस इज डीजेनरेटेड नहीं होता, मतलब डीजेनरेटेड मतलब आप कैसे बताओ कि खत्म हो जाता है या फिर नहीं होता। ठीक है, खत्म हो जाता है टाइप ड्यूरिंग मैच्यूरेशन। अब मैच्यूरेशन कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू स्कैलेंकामा। हमने पहले भी पढ़ा है भाई कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू के हमने पढ़ा है कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में बनने या फिर स्कैलेंकामा में बनने के लिए मैच्यूरेशन होता है। मैच्यूरेशन में उनका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता उनके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको। तो जैसे हमने बताया था, हमने एपिडर्मिस की भी बात कर दी है भाई। एपिडर्मिस हो गया, अब एपिडर्मिस की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन भाई फर्स्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में ज़रूर इसकी कुछ जो कमेंट सेक्शन में जो आपकी राय होगी तो वो उसको ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो में अच्छा बना होगा, आई वो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो एपिडर्मिस की बात करते बिना कोई समय बर्बाद किए। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। भाई इतना ये याद रखो, एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है सब पार्ट का, चाहे वो लीफ हो, ब्रांच हो, स्टेम हो, रूट्स हो, सब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, epidermal cells are roughly rectangular parenchymatous। ठीक है, अब epidermal cells are roughly rectangular, उसका बाहर रहता है। भाई इतना दिमाग लगाओ यार, वो बाहर रहता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। काम क्या करता होगा? आउटर है, इनर तो है नहीं भाई।
क्या होता है ये? प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए काम आएगा, आएगा कि नहीं भाई? यही तो काम है इसका, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए काम आ सकता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर रफली रेक्टेंगुलर होता है वो, एंड पेनगमेटियस सेल्स एंड द सेल आर टाइटली पैक्ड होते हैं। हमने देखा है वो रफली रफ्ट होते और टाइटली पैक्ड होते, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, टाइटली पैक्ड फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस, जैसे हमने अभी बताया यार, सॉरी भूल गया था, अभी बताया मैंने, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए काम आता है, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए, सिंपल, बाहर रहता होगा यार, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए काम आएगा। देखिए फिर आगे, दिस सेल शोज थिक वॉल ऑन आउटर एंड द लेटरल साइड। इसमें बताया गया है कि the cell shows the epidermis shows that the thick wall जैसे ब्रॉड टाइप वॉल होती है ऑन आउटर सरफेस। अब मैंने बताया प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यार, तो तीन तो होंगी नहीं कि भाई कि कोई मतलब कुछ प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यार थीम तो कोई रखेगा नहीं, ठीक होगा, थिक वॉल ऑन आउटर एंड द लैटरल इनसाइड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा। तो देखते हैं एपिडर्मिस ऑफ रूट। अब हम पार्ट्स को डिवाइड, मैंने बस बताया था, लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट होते हैं, हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे यार एपिडर्मिस को, ठीक है। जो सबसे पहले हम एपिडर्मिस ऑफ रूट में आते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ रूट में देखो क्या क्या होता है। एपिडर्मल सेल्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी क्यूटिकल। अब इसमें बताया गया है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए होता है, हमको पता है, तो लेकिन वो कौन से भी क्यूटिकल से कवर नहीं होता। क्यूटिकल मतलब वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्यूटिकल मतलब वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, वो कौन से भी क्यूटिकल से कवर नहीं होता, ठीक है। वो क्यों एक प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है, उसको क्या जरूरत है, ठीक है। एक्सटेंशन फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर। अब जो कुछ एक्सटेंशंस है, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स में रूट्स आर कॉल्ड रूट है। रूट आपने देखा होगा कि रूट्स में कुछ रूट हेयर होते हैं, जैसे कि वो वाटर की सर्च में जाते हैं। देखो इसमें लिखा होगा शायद, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। रूट हेयर आपको पता ही होगा यार, मतलब आपने रूट्स देखा होगा शायद। रूट्स में देखो मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तब वो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर ऑब्जॉर्प्शन, वो वाटर के लिए पेनिट्रेट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, जैसे हो गया हमारा, हमने अभी क्या पढ़ा होगा, एपिडर्मिस ऑफ रूट पढ़ा है यार, ध्यान दिया करो, होता है कभी कभी ऐसे। में पीछे बीच में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम ऐसे याद आना चाहिए, हमने जो लिखा है वो आना चाहिए। इसके हम स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ लेते रहो या फिर लिखते रहो यार, जैसे जैसे होता है, ठीक है। पॉज करके लिखो, कैसे भी करके लिखो, ठीक है। इसमें लिखा है कि एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में देखो कवर्ड विद अ वैक्स लेयर। जो स्टेम में है ना यार, जैसे हमने बताया था कि वैक्स लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। अब हमने पढ़ा था यार कि इसमें क्यूटिकल लेयर नहीं होती है, कहाँ से होती है, कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था यार, ध्यान रखो, नोट्स पेज पलटाओ, पेज पलटाओ। लिफ्ट में देखा था क्या हमने, लिफ्ट में देखा था क्या, लिफ्ट में देखा था क्या, बोलो। नहीं, एपिडर्मिस में देखा था हमने, लिफ्ट तो हमारा हुआ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। वो स्टेम में एक एक्सटेंशन जनरली होता है, ठीक है, जनरली लिखा था शायद वहाँ, जनरली नॉट कवर्ड विद एनी वैक्स लेयर। इसमें स्टेम में है शायद कवर्ड विद अ वैक्स लेयर कॉल्ड क्यूटिकल टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। भाई इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको ऐसा पूछा गया कि वो जो कवर्ड विद क्यूटिकल लेयर है वो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में, तो क्यों हो सकती है, क्यों होता है, क्यों होता है भाई? सिंपल का जवाब है यार भाई, क्योंकि द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से बचने के लिए, जो लॉस ऑफ वाटर है उससे बचने के लिए जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसका भी काम आता है, ठीक है। सम एक्सटेंशंस आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम एपिडर्मिस, कुछ एक्सटेंशंस भी होते हैं उस समय, ठीक है। क्या क्या होते हैं, जैसे हमने रूट्स में देखा था, जो रूट हेयर है उसमें देखो, इसमें क्या है, स्टेम एपिडर्मिस कॉल्ड एज
ट्राइकोम्स देखो, ट्राइकोम्स और शूट हेयर। भाई शूट हेयर बट दे आर मल्टीसेलुलर। अब जो शूट हेयर, आपने कभी जाके देखा होगा कि रूट्स के ऊपर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे एकदम छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत एकदम ऐसे कांटे टाइप होते थोड़े बार, वो उसको शूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट हेयर। दे आर मल्टी सेलुलर, बहुत मतलब बहुत सारे होते पूरे प्लांट में। और उसका एक फ़ायदा भी है, मतलब उसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या हो सकता है कि जो आपने देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ना, वो उसको खाने से अवॉइड करते हैं जिसके ऊपर शूट हेयर है। वो उसको खाने से अवॉइड करते हैं, नहीं भाई हमको नहीं खाना है, जो ट्राइकोम्स होते हैं उसको अवॉइड करते हैं खाने से, क्योंकि हाँ उनको पसंद नहीं है शायद। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। एपिडर्मिस कॉल्ड एज ट्राइकोम्स, अवॉइड करते हैं ट्राइकोम का, ये और एक ये एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो ठीक है, आगे देखते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब एपिडर्मिस ऑफ लीफ आता है। एपिडर्मिस ऑफ लीफ बोथ साइड, आपको लीफ को पता होगा, एक ऊपर का एक ग्रीनरी पार्ट होता है, नीचे का एक ग्रीनरी पार्ट होता है, अपर एंड लोअर पता है आपको। लीफ यहाँ शायद आपको जाके देखना चाहिए। ऑफ लीफ, अपर एंड लोअर ऑफ लीफ आर कवर्ड विथ एपिडर्मिस। अब भाई इसमें क्या होता है यार कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना यार, वो ऊपर से भी और नीचे से भी कवर होती है। मैंने पहले बताया था शायद, हाँ शायद मैंने बताया था, वो दोनों तरफ से कवर होती है। इट इज इन टर्न कवर्ड विथ क्यूटिकल। अब इसमें भी वो क्यूटिकल से कवर होता है। ठीक है, जनरली बोला था यार मैंने, ठीक है, शायद गलती से ऐड हो गया होगा, नहीं ठीक है छोड़ो। इन डेजर्ट प्लांट्स दिस क्यूटिकल, मतलब क्यूटिन लेयर होती है, उसका नाम क्यूटिन लेयर होती है। क्यूटिकल विल बी मच थिकर आपको पता है मच थिकर होती है वो डेजर्ट प्लांट में, कैक्टस टाइप वगैरह में, डेजर्ट प्लांट्स में वो एकदम ब्रॉड टाइप होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन लीफ एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट सेल्स टू अलाउ लाइट पेनिट्रेशन। इफ अब जो आपने देखा होगा, अब लीफ एपिडर्मिस में आप लीफ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है यार, वो क्या करेगा, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, इसलिए वो एपिडर्मिस सेल क्या करता है, कुछ जो लाइट ट्रांसपेरेंट सेल्स टू अलाउ लाइट पेनिट्रेशन। जो ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं वो लाइट को अलाउ करते हैं उनके अंदर आने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा वो। ठीक है, सम सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। हमने जैसे पढ़ा था यार, क्लोरोप्लास्ट मतलब फोटोसिंथेसिस। कुछ सेल हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दिस सेल्स आर गार्ड सेल्स ऑफ स्पेशल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा हम सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से बताएंगे हम स्टोमाटा क्या है। सम सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, कुछ सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट, ओके एक मिनट हाँ, कुछ सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है एंड दिस सेल्स आर गार्ड सेल्स। कुछ सेल के कौन से सेल होते हैं, वो गार्ड सेल्स ऑफ स्पेशल स्पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, अब स्टोमाटा क्या है भाई, स्टोमाटा क्या है, ठीक है, स्टोमाटा देखते क्या। स्टोमाटा consist of an aperture means spore in center guided by two cells called guard cells। जो स्टोमाटा है वो स्टोमाटा हम स्ट्रक्चर भी देखने वाले इसके बाद ही है, वो क्या है, गार्ड सेल्स क्या है, पोर्स क्या है, पोर्ट्स क्या है और स्टोमाटा क्या है। ठीक है, देखने वाले। दिस सेल्स विल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमाटा ऑफ गैसियस सेक्शन। अब भाई मुझे कोई बता सकता है, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, जो गार्ड सेल है उसका फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं, क्यों होते हैं वो। अब उसमें बताया गया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए होता है। तो भाई हमको इतना पता है कि स्टोमाटा रिलीज एंड वाटर। अब वो जो वाटर लॉस के लिए होता है ना, वो गार्ड सेल मतलब खुद से तो कोई काम करेगा नहीं। जो गार्ड सेल होते हैं ना, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या होता है देखो। Generally CO2 is taken inside
and water vapor is released outside. देखा, O2 and water vapor is released outside. ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो अभी पॉज कीजिए और एक बार फिर से देखिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। एक बार ऐसे ध्यान रखो यार, बड़ा ही मज़ा आता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। ठीक है, इसमें दिखा है स्टोमाटा, जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, ये सारे सेल वॉल है, तो इसमें देखो ये गैप है, इसको कहते हैं भाई स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं गार्ड सेल बनने के लिए। ठीक है, गार्ड सेल वॉल देखा आपको, ये टाइप देखा है ये आपको, गार्ड सेल वॉल, जो यहाँ एरो दिखा है गार्ड सेल वॉल, वही तो है गार्ड सेल। ठीक है, अब जो ये देख रहे हैं आपको, ये टाइप न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस। और ये बाकी का जो अंदर का ये जो भरा हुआ पोर्शन है, इसमें ये जो गोल गोल ग्रीन कलर की दिख रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट है। ऑर्डिनरी एपिडर्मिस सेल्स वो कवर के लिए होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है एपिडर्मिस होता है उसमें। दूसरी डायग्राम देखिए, इसमें क्या क्या है। ठीक है, नो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है। अपर एपिडर्मिस में नो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। वैक्स क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर देखो यार, ये वैक्स क्यूटिकल है। ठीक है, वैक्स क्यूटिकल है। और ये देखो, ये जो पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट एयर कैविटी, और ये जो यहाँ का जो पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ का ये पूरा, इसको मेसोफिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मेसोफिल कहते हैं। जो प्लांट अपर और लोअर के बीच में जो ये पोर्शन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मेसोफिल। क्या कहते हैं? मेसोफिल। ठीक है, तो अब ये जो देखो, ये कुछ या इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, उसमें देखो क्या है, पहली साइड मेसोफिल। ठीक है, इसमें मेसोफिल के नाम दिए गए हैं इधर साइड से, एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में भी अब ये जो हमने बताया कि ये पूरा मेसोफिल है, तो भाई इनके दो नाम है, एक पैलिसैडी मेसोफिल एंड दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, तो ये एयर स्पेसेस। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस में देखो, ये स्टोमाटा आपने देखा होगा, ये स्टोमाटा और ये गार्ड सेल वगैरह एपिडर्मिस से ये सब कुछ जो वैक्स लेयर। ठीक है, ये देखो गार्ड सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, देखा ये गार्ड सेल वैक्स क्यूटिकल बोला ना। हाँ, ठीक है, अब डायग्राम अच्छे से देख लो। कुछ पॉइंट्स है, देखो पॉइंट्स क्या है। इन डायकॉट द गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट only on lower epidermis to avoid water loss as upper surface indirectly exposed to the sun. अब हमने देखा है कि गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट only on और more on lower epidermis. अब भाई ये स्टोमाटा ऊपर की तरफ ना होकर नीचे क्यों है? इसमें देखा है, avoid water loss as upper surface is directly exposed to the sun. भाई अवॉइड वाटर लॉस के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली ऊपर होगा यार, तो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डायरेक्टली एक्सपोर्ट विद द सन हो सकता है, सनलाइट उस पर पड़ सकती है, इसलिए ना। ठीक है, इन मोनोकॉट स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन इवन नंबर ऑन बोथ एपिडर्मिस, दोनों तरफ से, बिकॉज देयर एंटायर लीफ स्ट्रक्चर इज यूनिफॉर्म एंड टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर द लीव्स आर फोल्ड इनसाइड। अब जो मोनोकॉट्स देखा है आपने, तो मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जब ज़्यादा धूप होती है तो वो देखो वो अपने आप रोल हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे प्रेनिटेड हो जाते हैं, फिर रोल्ड इनसाइड हो जाते हैं, ऐसे रोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा नहीं होगा तो एक बार देख लेना मोनोकॉट्स में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से। ऑन विच साइड द फ्लोटिंग लीव्स लोटस। अब मैंने बताया था, हमने क्या बताया था भाई, देखो याद करो, क्या था? एरेंकाइमा, एयर प्रेजेंट है भाई लोटस लीफ में। अब स्टोमाटा की बात शुरू है, तो स्टोमाटा में क्या होगा? स्टोमाटा विल बी प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? हमने देखा है अभी कि नीचे प्रेजेंट होता है लीव्स के। ऑन विच साइड ऑफ फ्लोटिंग लीव्स, मतलब लोटस लीव में स्टोमाटा विल बी प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा? नहीं पता। इसमें देखो क्या है,
on upper epidermis as lower side is contact with the water। सिंपल सा मतलब है, नीचे पूरा वाटर से कांटेक्ट होगा तो उससे अच्छा कि वो ऊपर रहे, ऊपर होगा, वो स्टोमाटा ऊपर होगा। इन लोटस प्लांट में जो वाटर के सरफेस, नीचे का सरफेस जो वाटर से कांटेक्ट है तो इसलिए ऊपर स्टोमाटा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो दूसरा देखो, इन सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट्स, अब जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, वेयर द स्टोमाटा विल बी फाउंड। बड़ा खतर मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे मजा आएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है एकदम। द सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट्स वेयर द स्टोमाटा विल प्रेजेंट। भाई पूरा प्लांट ही पानी के अंदर है यार, फिर वहाँ स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होगा? क्या होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। क्योंकि यार इसके वजह से वो स्टोमाटा डर के ऊपर गया, पानी से उसको डर लगता है, एलर्जी लगती है, साला ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद साला इस प्लांट में क्या था, पूरा पानी के अंदर गया, पानी के अंदर उसको डर लगता है, तो वो बोलेगा भाई मैं आऊँगा ही नहीं, तेरे पास नहीं आऊँगा मैं। वो स्टोमाटा आते ही नहीं और अपसेंट हो जाता है। अपसेंट स्टोमाटा उसमें होता ही जनरली बॉडी सरफेस विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अब भाई प्लांट है भाई, एक्सचेंज तो करना पड़ेगा गैसेस का। क्या करता है वो, बॉडी सरफेस है वही उसका फंक्शन कर लेता है, जो गैसेस एक्सचेंज का होता है वही बॉडी सरफेस कर लेगा। ठीक है भाई, बड़ा डर हो गया स्टोमाटा, क्या बोले, पानी से डरता है। ठीक है, इन कैक्टस, अब कैक्टस की बारी आती है, पानी से तो हो गया, अब कैक्टस की बारी। कैक्टस और डेजर्ट प्लांट्स, हाउ वेयर स्टोमाटा विल बी प्रेजेंट। अब क्या करें यार, बेचारा स्टोमाटा की तो हालत बड़ी खराब है, धूप से भी एलर्जी, पानी से भी एलर्जी, कहाँ रहेगा यार बेचारा। भाई क्या करें, इसका भी आंसर है, देख लो, ऑन फ्लैशी फोटोसिंथेसिस स्टेम में प्रेजेंट होता है, ऑन फ्लैशी फोटोसिंथेटिक स्टेम में प्रेजेंट होता है, डीपली बेरिड। हाँ वो सारा उसको अब क्या होता है मतलब सनलाइट से तो उसको एलर्जी है यार, बहुत सनलाइट, वो डेजर्ट में तो बहुत गर्मी होती है, उसको वो सहन नहीं होगा, तो वो क्या होता है वो फ्लैशी स्टेम होता है या फिर फ्लैशी फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, उसके अंदर वो डीपली अंदर जाएगा, वो एकदम अंदर होती है उसके अंदर। और कॉमा में दिया, ये देखो यार ब्रैकेट में, सनकिन स्टोमाटा, उसका नाम भी अलग दिया था। अब ये स्टोमाटा डॉल्फो है ना यार, उसका नाम भी रखना पड़ेगा, इसका नाम रख लो भाई, सनकिन स्टोमाटा। सनकिन स्टोमाटा और फ्लैशी फोटोसिंथेसिस स्टेम द डीपली बरीड, वो बहुत अंदर होते हैं, वो स्टोमाटा है बहुत अंदर होते हैं। ठीक है भाई, बड़ा डर हो गया यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ये कुछ मेन क्वेश्चन है, आपको आगे जाके आ भी सकते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है हमने बनाए हैं। ठीक है, तो कुछ डायग्राम वगैरह कर लेते हैं, इससे अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। देखो यार इधर ये देखो, ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, एपिडर्मिस है यार, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस आ गया। अब देखो यार इसमें क्या होता है, जो ये ट्री होता है, ट्री का जो स्टेम होता है, स्टेम स्ट्रक्चर, व्हेन द स्टेम इज टेंडर, एकदम न्यू स्टेम होती है ना, उसका ये स्ट्रक्चर ऐसे काटा हुआ। ठीक है, ये जो लाइट ग्रीन पोर्शन दिख रहे हैं उसको कहते हैं कोलन कायमा। क्या कहते हैं भाई, कोलन कायमा। जो इनसाइड जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इनसाइड का जो पोर्शन दिख रहा है, ये स्किनी टाइप पोर्शन, उसको कहते हैं पैरेन्काइमा। कोलन कायमा, पैरेन्काइमा, क्या क्या कहते हैं भाई, कोलन कायमा, पैरेन्काइमा। अब ये जो पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इन दोनों को मिला के इसको सिंपल कॉर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, ये बीच का जो पोर्शन है, देखो बीच का जो पोर्शन है उसको पिट कहते हैं। क्या, पिट अदर सेल्स होंगे शायद, हाँ। और ये दिख रहा है आपको जाइलम एंड फ्लोएम, इसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं भाई, वेस्कुलर बंडल। आपको इसको पता है, ये हो गया, ये जो रेड और ये ब्राउन टाइप दिख रहा है आपको, ये दोनों को वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेस्कुलर बंडल, याद रखना। ठीक है, भी वेस्कुलर बंडल, डिटेल्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर देखो यार, ये बोला था ना मैंने, जाइलम है, ये रेड कलर का फ्लोएम, बस यही है।
और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है इसको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ऐसे वो लेयर होती है एकदम ऐसे गोल वाली लेयर होती है, इसमें दिखाया नहीं गया शायद, अगले इसमें दिखाऊंगा मैं, रुको। वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये बंडल शीट, पिंक कलर की शीट दिखाई गई है, वो आपको इसको अच्छे से समझना होगा। स्टेम स्ट्रक्चर एंड स्टेम इज टेंडर नॉट टफ, मतलब कि आपको पता है जो ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब एकदम टेंडर स्टेम है, न्यू स्टेम है, उसको काट के बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी आती है स्टेम की। फिर से स्टेम, कुछ ऐसे रैंडम पार्ट्स ले रहे हैं पार्ट्स। स्टेम में क्या है देखो, प्लांट एज प्लांट्स ग्रो, अब बड़े हो गए यार, द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम मस्ट इंक्रीज। अब हमें इसमें क्या बताया कि अब जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट में एकदम हमने प्लांट को लिया ऐसा हिलाया, हिलता है, बड़े ट्री को हिला के दिखाओ बड़ा, नहीं होता, क्यों? उसका डेलिकेट स्ट्रक्चर एकदम टफ स्ट्रक्चर में बन जाता है, ठीक है। अब जो प्लांट रहता है जो अभी ग्रोन नहीं हुआ है, तो उसका वो जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है अब वो बड़ा होगा तो उसका डेलिकेट स्ट्रक्चर इंक्रीज भी होगा। और जो इंक्रीज होगा तो ग्रोथ भी हो गया। ग्रोथ कैसे होती है भाई? एक लेंथ वाइज और एक विड्थ वाइज या फिर ब्रेड्थ वाइज, ठीक है। एंड शुड बी बिकम टफ एंड सपोर्ट द प्लांट। भाई हमने देखा है भाई ट्री होते हैं वो तो एकदम सपोर्टिव एंड टफ होता है ना, उसको आसानी से हिला भी नहीं जाता, मतलब जो प्लांट रहते जो जो ग्रो नहीं हो जो नॉन ग्रोइंग प्लांट्स है उसमें देखो वो आराम से ला सकते हैं हम। और जो ट्री है, हम ट्री कहते हैं उसको, टफ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, एकदम टफ हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, lateral मेरिस्टेम इन कॉर्टेक्स रीजन। हमने कॉर्टेक्स देखा था, क्या क्या देखा था भाई? याद करो क्या देखा था? पैरेन्काइमा था क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कॉर्टेक्स रीजन, भाई याद रखो। कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। आगे देखते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में देखो, will form more and more cell towards epidermis। अब भैया ये देखो यार, कॉर्टेक्स रीजन में क्या आता है, जो विड वाइज बढ़ने हैं, लेंथ वाइज से बढ़ रहे हैं, विड वाइज बढ़नी है तो क्या करते हैं, जो कॉर्टेक्स रीजन में है ना वो मतलब कोलेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा क्या करते हैं, जो मोर सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करते जाते हैं विद हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वो डिवाइड होते हैं बाहर टुवर्ड्स एपिडर्मिस की तरफ वो बढ़ते हैं। More cells with epidermis, these cells eventually become dead, वो dead हो जाते हैं, मतलब टफ के लिए, टफ स्ट्रक्चर के लिए, डेलिकेट नहीं होते, वो डेड हो जाते हैं। लिग्निफाइड एंड डिपॉजिटेड विद टफ वैक्स मटेरियल। अब जो ये बनते समय उनमें एक डिपॉजिटेड टफ वैक्स मटेरियल आ जाता है। वैक्स मटेरियल उनको और टफ बनाने के लिए वैक्स मटेरियल सबमिट Now these cells are called cork cell। अब जो एपिडर्मिस की तरफ जो बढ़ता है, कॉर्टेक्स से एपिडर्मिस की तरफ बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? कॉर्क सेल्स। क्या कहते हैं? कॉर्क सेल्स, ठीक है, कॉर्क सेल्स। एंड द स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मोस्ट साइड एज एपिडर्मिस इज ब्रोकन इज कॉल्ड क्रॉक। अब भाई अब इतना तो हमको भी पता है भाई कि जो कॉर्टेक्स है वो बढ़ाती जा रहा है एपिडर्मिस की तरफ, सेल्स बढ़ाती जा रहा है। अब जो एपिडर्मिस की कुछ तो लिमिट होगी कि नहीं भाई हमको इतना प्रोडक्टिव चाहिए, तो वो भी एक मतलब एक एंड तक वो भी ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रेक हो जाएगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ब्रेक हो जाएगी एपिडर्मिस की, तो एकदम वो टफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस तो सिर्फ ऐसा प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए होता है इसमें प्लांट्स में। तो अब जो ट्री होगा ना वो ब्रेक हो जाएगी एपिडर्मिस, क्योंकि जो कॉर्टेक्स है उसने सेल बढ़ाए एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या होता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। क्या होता है भाई? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। देख लो भाई, फिर से देख लो, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। लाइट ग्रीन सरफेस कोलेनकाइमा, स्किनरी पैरेन्काइमा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देखो, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल
जो वेस्कुलर बंडल में कुछ जो इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, हमने वेस्कुलर बंडल देखे है भाई, वेस्कुलर बंडल याद करो कौन सा था कलर, कौन सा था, रेड था, हाँ रेड था और ब्राउनिश था, ब्राउन था, ठीक है। उसमें मैंने बताया था इन वेस्कुलर बंडल वन मोर लैटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, मैंने नाम भी लिया था याद करो, मेरिस्टेम इज प्रेजेंट कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम, हमें बोला था क्या कैम्बियम है कि कुछ नाम, मैंने कैम्बियम नाम लिया था, ठीक है। आगे भी रुको दिखाता हूँ मैं। इट विल प्रोड्यूस मोर जाइलम इनसाइड, अब जो जाइलम होता है, जाइलम फोलम देखा था, जो जाइलम होता है ना भाई टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, इट विल प्रोड्यूस मोर जाइलम साइड टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की तरफ वो भी बढ़ाएगा। अब इसका मतलब क्या है भाई कि ओवरऑल डायमीटर क्या होगा कि ऑफ स्टेम विल इंक्रीज फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। अब हमने देखा भाई कि कॉर्टेक्स बाहर एपिडर्मिस की तरफ भेज रहा है और ये क्या बोलते हैं जाइलम कॉर्टेक्स की तरफ भेज रहा है, मतलब कि ऊपर से भी टफ होगा अंदर से भी टफ होगा। देखो इसमें क्या है, ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टेम विल इंक्रीज फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, आउटसाइड से बड़ा इनसाइड से बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एंटायर स्ट्रक्चर आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम इज बार्क, जो हमने कॉर्क बढ़ा था कि जो कॉर्टेक्स से जो एपिडर्मिस की तरफ जाते हैं वो कॉर्क है, और बार्क में देखो क्या डिफरेंस है इन स्ट्रक्चर आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम इज बार्क, मतलब जो इनसाइड ऑफ वेस्कुलर जो कैम्बियम है उसका वो बार्क कहते हैं उसको। इट विल इंक्लूड फोलन, वो फोलन को भी लेगा, कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्क है, कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। एवरीथिंग इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम विल बी कॉल्ड वुड। अब इसमें क्या लिखा है भाई ये पॉइंट, एवरीथिंग इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, हमने देखा वेस्कुलर क्या था, जो लेयर थी वो जाइलम एंड फोलम के बीच में जो लेयर है उसको वेस्कुलर कैम्बियम बोला गया है। वेस्कुलर विल बी कॉल्ड वुड एंड कंसिस्ट ऑफ विल बी कॉल्ड बार्क, ठीक है, उसको वुड भी कहते हैं, वुड हमने उसका जो अंदर का पोर्शन है उसको वुड कहते हैं। एंड आउटसाइड, जो आउटसाइड का है इट विल बी कॉल्ड बार्क, जो आउटसाइड का है उसको बार्क कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, बार्क। आपको कॉर्क एंड बार्क में समझ में आ गया होगा आई होप। तो आगे देखते हैं, आगे ये डायग्राम में सिंपल सी एकदम आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, जिसमें लेयर हमने बताया था एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी, ये देखो फोलेम जाइलम, फोलेम देखा आपने, फोलेम बाहर है जाइलम अंदर है, जाइलम अंदर फोलेम बाहर, ध्यान रखो बस। ठीक है। अब ये जो लाइन दिख रही है उसके इन दोनों के बीच में जो लाइन जा रही है, देखो ये ब्लैक कलर की, क्या कह रहे हैं इसको, क्या कह रहे हैं, फैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको भी कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या है, सिंपल एक कॉमन वर्ड दिया गया है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। प्रोनाउंस अच्छे से नहीं करता आई थिंक, ठीक है, कोई ना। कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस हमने देख लिया है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाद में और आपको जो मेरी गलतियाँ है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हो। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है यार, भाई मज़ा आएगा, एक बार डायग्राम देख लेना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा था, क्या गलतियाँ थी, मैं अगली वीडियो में ज़रूर मतलब ठीक करूँगा, या और कुछ जिसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ जो ऑफ कुछ तो भी था ना यार, वो बीच में मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी थी, नॉट लिखा था, वो भी मैंने अगली लेक्चर में ज़रूर अच्छे से कर लूँगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही बस, बाय।